Hello, my dear students. This is Rati Chaudhary, your SST teacher. Welcome on my YouTube channel. Today, I will explain you geography remaining chapter, that is chapter 2, and the topic is maps. So let's start. हमने हाफ चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया था अपनी पार्ट 1 वीडियो में, जो आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और ये उसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम आगे का हाफ चैप्टर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइए, हम बात कर रहे थे कंपोनेंट्स, एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। तो हमने उसमें डिस्टेंस को क्लियर कर लिया था और नेक्स्ट कंपोनेंट हमने आपको बताया था डायरेक्शन। तो आइए, आप इस वीडियो में हम डायरेक्शन को क्लियर करते हैं। मैं लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन करती हुई चल रही हूँ, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, जिससे कि आपको ये वीडियो पूरी समझ में आएगी आप अगर इसे लास्ट तक देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डायरेक्शन मीन्स दिशा। तो दिशाओं के बारे में हम पता करते हैं कि किस तरह से मैप पे हम इंडिकेट करते हैं कि कौन सी डायरेक्शन है। द डायरेक्शन इज शोन ऑन अ मैप विद द हेल्प ऑफ एन एरो। द टिप ऑफ द arrow is marked N, which means that it is pointing towards the north। जो ये आपको कार्डिनल डायग्राम दिया हुआ है, एक इसे ध्यान से देखेंगे आप, तो ये कार्डिनल डायग्राम में क्या होता है, इस दिशा में एक तीर की मदद से क्या दिशाओं को मैप पर दिखाया गया है, ठीक है, एरो की मदद से। तो जो टिप है एरो की, तीर की जो नोक होती है वो एन पर अंकित है, उसको एन से मार्क किया गया है ना। तो एन पर अंकित है, जिसका अर्थ है कि ये उत्तर दिशा की ओर इशारा कर रहा है। जो एरो है वो उत्तर दिशा की तरफ इशारा कर रहे हैं। इफ़ द नॉर्थ डायरेक्शन इज नोन, यू कैन वेरी इजीली फाइंड आउट द अदर 3 डायरेक्शन, नेमली साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो यदि उत्तर दिशा का आपको ज्ञान हो जाता है कि उत्तर दिशा किधर है, तो आप अन्य 3 दिशाओं को जैसे दक्षिण, पूर्व और पश्चिम का पता भी आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपको एक दिशा पता लग जाती है कि मैप पर एक दिशा किधर है, तो बाकी दिशाओं का आप अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि कौन सी दिशा किधर है। फिर नाउ विद द हेल्प ऑफ दीज कार्डिनल डायग्राम्स यू कैन वेरी इजीली फाइंड आउट द intermediary directions such as northeast, southeast, southwest and northwest। उसके बाद क्या है, उन्हें 4 कार्डिनल दिशा, उसके बाद क्या होता है कि जो इसके अलावा जो यदि उत्तर दिशा पता हो तो अन्य 3 दिशाओं का आपको पता लग जाएगा। उन्हें 4 कार्डिनल दिशाएं भी कहा जाता है। अब इन कार्डिनल दिशाओं की सहायता से आप उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम जैसी बीच की दिशाओं का, मध्यवर्ती दिशाएं जिन्हें कहते हैं, बीच की दिशाओं का भी पता लगा सकते हैं आसानी से। अब नेक्स्ट हम इसमें आपको देखते हैं कि अब साइंस और सिंबल्स की बात आती है ना। तो साइंस और सिंबल्स में क्या होता है, साइंस एंड सिंबल्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये आपका पेज नंबर 86 पे दिया हुआ है, आप अपनी बुक में भी रीड कर सकते हैं। Science and symbols are important component of a map. It is possible to draw on a map the actual shape and size of different features such as buildings, roads, bridges, trees, railway lines, or a well. So they are shown by using certain letters, shade, colors, pictures, and these symbols give a lot of information in a limited space. With the use of these symbols, map can be drawn easily and are simple to read। तो जो साइंस और सिंबल्स होते हैं, मतलब कुछ संकेत और प्रतीक चिन्ह दिए होते हैं हर मैप पे, जिससे कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों का हमें उनसे पता लगता है। साइंस और सिंबल्स भी मैप का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो इमारतों, सड़कों, पुलों, पेड़ों, रेलवे लाइंस, कुओं, इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए और उनके एक्चुअल साइज, शेप को दिखाने के लिए एक मैप पर ड्रा करना पॉसिबल नहीं है इन सबको, है ना। इसीलिए उन्हें कुछ निश्चित अक्षरों के द्वारा, छाया के द्वारा, रंगों के द्वारा, कुछ पर्टिकुलर चित्रों के द्वारा, रेखाओं के द्वारा इनको शो किया जाता है, क्योंकि इनका एक्चुअल साइज को ड्रॉ करेंगे तो मैप पे पॉसिबल नहीं है ये।
इसलिए कुछ इनके लिए सिंबल्स बना दिए जाते हैं जिनसे इनकी पहचान की जाती है। ये प्रतीक चिन्ह क्या करते हैं, सीमित जगह में, है ना, जो कम जगह होती है उसी में ही उनके प्रयोग से इन पर मैप्स पे आसानी से बना दिए जाते हैं, जिससे मानचित्र पर वास्तविक हिस्से को खींचना संभव नहीं है ना, और इससे पढ़ना, मैप को देखना आसान भी हो जाता है। When tourists visit a new place, they normally take the help of the map in order to study the area properly. Map use a variety of signs and symbols which any traveler from any part of the world can understand. It means that there is a universal understanding for using the same symbols to depict certain specific features in the same manner. There is an international agreement regarding the use of these symbols. These are called conventional symbols. जब कोई पर्यटक आता है, किसी नए स्थान पर जाते हैं, तो वे सामान्य रूप से क्या करते हैं, उस क्षेत्र का ठीक से अध्ययन नहीं कर पाते हैं, उस क्षेत्र की उन्हें जानकारी नहीं होती है, तो वो मैप की हेल्प लेते हैं, है ना। मैप्स विभिन्न प्रकार के संकेतों और प्रतीकों का उपयोग करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था ऊपर, जिसे दुनिया के किसी भी हिस्से का कोई भी यात्री आसानी से समझ सकता है। इसका मतलब है कि कुछ विशिष्ट विशेषताएं जो होती हैं, एक ही तरीके से चित्रित करने के लिए समान प्रतीकों का उपयोग करने के लिए एक सार्वभौमिक समझ है ना, क्या कहते हैं, सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग है इसमें, जो कोई भी समझ सकता है, उन सिंबल्स को, उन साइंस को कोई भी समझ सकता है। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ना। इन्हें पारंपरिक प्रतीक भी कहा जाता है, कन्वेंशनल सिंबल्स इनको कहा जाता है, जिसे हिंदी में पारंपरिक प्रतीक कहा जाता है। ये देखेंगे आप। नेक्स्ट है आपका, वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। फॉर एग्जांपल, जनरली ब्लू इज यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज, ब्राउन फॉर माउंटेन, येलो फॉर प्लेट्यूज एंड ग्रीन इज यूज्ड फॉर प्लेन्स। एक ही उद्देश्य के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर नीले रंग का उपयोग वाटर बॉडीज़ के लिए किया जाता है ना, और भूरे रंग का माउंटेन्स के लिए, ब्राउन कलर का, और पीले और भूरे रंग का पठारों को शो करने के लिए, प्लेट्यूज को, और मैदानी इलाकों को शो करने के लिए हम ग्रीन कलर का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका प्लान एंड स्केच। प्लान और स्केच क्या होता है, ये पढ़ेंगे हम। अ प्लान इज प्रिपेयर्ड एक्यूरेटली फॉर ए स्मॉल एरिया. इट गिव्स ऑल द डिटेल विद कंप्लीट मेजरमेंट्स. इट शोज अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल. यू मे ड्रॉ अ प्लान एक्यूरेटली गिवन लेंथ एंड डिटेल्स एक्यूरेटली. A plan is always prepared on the basis of measurements taken on the ground. एक छोटे से क्षेत्र के लिए एक योजना बनाई जाती है, या जिसे कहते हैं प्लान कहते हैं, जिसे वो एक छोटे से एरिया के लिए बनाई जाती है। ये सटीक रूप से संपूर्ण माप के साथ सभी विवरण देता है। इससे पूरे मेजरमेंट पता लग जाता है उस एरिया का। एक छोटे से क्षेत्र में बड़े पैमाने के लिए मापों के आधार पर हमेशा एक प्लान तैयार किया जाता है, और इसे आप लंबाई और ब्यौरे को सही बताते हुए सटीक ढंग से हम प्लान बना सकते हैं। कोई भी प्लान बनाने के लिए हमेशा माप के आधार पर तैयार की गई योजना को धरातल पर उतारा जाता है। मेजरमेंट पूरा दिया होता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आप, है ना। तो इसमें क्या है, ये एक कक्षा की योजना है, ये नीचे दिया हुआ। लुक एट द फिगर गिवन. इट इज़ अ प्लान ऑफ ए क्लासरूम विच शोज मैनी minor details. It is drawn on a large scale, 1 centimeter to 1 meters, 5 meters or 100 meters. Here you can see the arrangement of the desks, location of the windows and doors, and the location of a particular desk. A map covers a large area on a small scale, and plan covers a small area on a large scale and shows details of the area. तो क्या है, ये एक कक्षा की योजना है क्लासरूम की, जिसमें छोटे छोटे विवरण दिखाई दे रहे हैं आपको। इसमें क्या है कि इसे बड़े पैमाने पर खींचा जाता है, जैसे 1 सेंटीमीटर शो करता है 1 मीटर को,
5 मीटर को या 100 मीटर को, इस तरह से एक मेजरमेंट ले लेते हैं और उसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी लेंथ को शो करना पॉसिबल नहीं होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर ये मान लेते हैं कि 100 मीटर हुआ, या क्या होता है 1 मीटर हुआ या 5 मीटर हुआ, इस तरह से इसे मेजरमेंट करते हैं। यहाँ आप डेस्क की व्यवस्था, खिड़कियों और दरवाज़ों का स्थान और किसी विशेष इस डेस्क का स्थान भी देख सकते हैं, है ना। सब आपको क्लियर दिख रहा है इसमें। एक नक्शा क्या करता है, मैप क्या होता है, मैप छोटे पैमाने पर एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है, और जबकि एक प्लान जो होता है वो बड़े पैमाने पर एक छोटे से क्षेत्र को कवर करता है। इसमें हर चीज़ अलग अलग दिखाई जाती है। तो ये बड़ा एरिया कवर करता है और क्षेत्र का विवरण दिखाता है, ठीक है। किसी भी क्षेत्र का, जैसे आप इसमें हर चीज़ क्लियरली देख सकते हैं कि विंडोज़ किधर हैं और डोर किधर है, एंट्री किधर से हो रही है, और इसमें हर डेस्क कितनी डेस्क पड़ी हैं, हर डेस्क की पर्टिकुलर वो आप देख सकते हैं, डिस्टेंस कितना है। अब इधर आते हैं हम स्केच पर आते हैं। आ स्केच is a drawing mainly based on memory and spot observation and not to scale. Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to other places. Suppose you want to go to a local market located at some distance from your house, but you don't know the way. Your father may make a rough drawing to show the way to the market. Direction and distances are shown in sketches, but no scale is used. Such as rough drawing is called a sketch map. अब स्केच के बारे में हम पढ़ते हैं कि स्केच मुख्य रूप से मेमोरी और स्पॉट ऑब्जर्वेशन पर आधारित एक ड्राइंग है, ना कि स्केल करने के लिए, है ना। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी किसी भी क्षेत्र की अन्य जगहों के संबंध में हम देखते हैं कि एक विशेष स्थान कहाँ है, तो ये बताने के लिए हम रफ चित्र की आवश्यकता होती है हमें। कि हमें एक बड़ा एरिया तो पता है, लेकिन उसके अंदर हमें कोई छोटा एरिया ढूंढना है कि वो चीज़ कहाँ है, पर्टिकुलर शॉप कहाँ है। तो इसके लिए हमें एक रफ ड्राइंग की आवश्यकता होती है, जिसे हम स्केच कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए सपोज़ आपको ये पता है कि आप अपने घर से कुछ दूरी पर स्थित हैं और आप मार्केट जाना चाहते हैं, लेकिन आपको वहाँ का रास्ता बिल्कुल नहीं पता है। तो क्या करें, बाज़ार जाने का रास्ता दिखाने के लिए आपके डैडी क्या कर सकते हैं, आपको एक रफ चित्र बना कर दे सकते हैं कि आप इधर जाएंगे, वहाँ पर आपको ऐसे ऐसे मिलेगा, वहाँ से आप टर्न करेंगे तो आपको आपका मार्केट दिखाई देगा, ठीक है। तो दिशा और दूरियों को रेखाओं में इसमें दिखाया जाता है, और लेकिन किसी पैमाने का उपयोग नहीं किया जाता है, मतलब एक कोई मेजरमेंट नहीं होता है इसमें। इस प्रकार के रफ चित्र को हम रेखा चित्र, मानचित्र कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि हाउ टू स्टडी अ मैप। मानचित्र का अध्ययन कैसे करें, हम किसी मैप का अध्ययन कैसे करें। इन अ स्केच इट इज़ नॉट नेसेसरी टू गिव एक्यूरेट डिस्टेंस, डायरेक्शंस एंड अदर डिटेल्स आर ऑल्सो वैग, बट समटाइम्स वी नीड एक्यूरेट डिस्टेंस, डायरेक्शंस एंड अदर डिटेल्स। एक रेखा चित्र में सटीक दूरी होना आवश्यक नहीं है, और निर्देश और अन्य विवरण भी अस्पष्ट होते हैं, लेकिन कभी कभी हमें सटीक दूरी, दिशा और अन्य विवरण की भी आवश्यकता होती है। तो नीचे दिए हुए मानचित्र को देखें, ये हमें दिशाओं और अन्य विशेषताओं का सटीक विचार देने के लिए खींचा गया है, ठीक है। तो इसे मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको क्या दिखाया गया है, एन एरो मार्क विद इट्स टिप मार्क्ड एन, है ना। तो ये इसमें क्या है, आपको एन सटीक विचार देने के लिए खींचा गया है। इसमें तीर का एक निशान है जिसमें नोक पर एन के रूप में दिखाई गई है नोक, इसे उत्तर रेखा कहते हैं, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं, तो मतलब जो एरो दिखाया गया है वो एन, तो इसमें एन का मतलब नॉर्थ होता है ना। तो जो दिखाया गया है कि उत्तर दिशा में दिखाया गया, ये आपको मानचित्र पर अन्य दिशाओं को खोजने में मदद करता है। कभी कभी क्या होता है, मानचित्र में ये उत्तर रेखा नहीं दी होती है। समटाइम्स इन अ मैप दिस नॉर्थ लाइन इज नॉट गिवन। It should not cause any confusion or difficulty because by convention and practice the top of a
Map is always taken to be north. With the help of north line, you can tell the direction to your friend's house from your home, from your school. तो अगर कभी कभी क्या होता है कि मैप में ये उत्तर दिशा एन नहीं दिखाया जाता है, तो एन नहीं दिखाने पे आप बिल्कुल भी वरीड मत होइए, क्योंकि आपको जब आप मैप देखोगे तो प्रैक्टिस से आपको ये समझ में आ जाएगा कि मानचित्र जो भी कोई मैप होता है उसके सीधे ऊपर शीर्ष पर हमेशा उत्तर दिशा को माना जाता है। उत्तर रेखा की सहायता से आप अन्य दिशाओं का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, और आप अपने विद्यालय से अपने फ्रेंड के घर की दिशा भी बता सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है आज चैप्टर। और आप दोनों वीडियोस को ध्यान से देखिए, तभी आपको ये चैप्टर क्लियर होगा, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंदी था, इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है इसको। और हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स टू वॉच माय वीडियोस। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।